फिल्म की शुरुआत एम्स्टर्डम शहर में स्थित एक कार्यालय भवन से होती है, जहां हम अजीज नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं। वो एक उबाऊ नौकरी करता है और उसका मैनेजर उसे बहुत कम वेतन पर लंबे समय तक और बहुत अधिक काम करने के लिए मजबूर करके एक तानाशाह की तरह व्यवहार करता है। दूसरी ओर उसका भाई एक शानदार और लापरवाह जीवन जीता है, क्योंकि वो काम नहीं करता है। इसके बजाय वो केवल पार्टी करता है और सुंदर महिलाओं के साथ शराब पीता है। वो लगातार अजीज को फोन करता रहता है और चाहता है कि वो उसके साथ आ जाए। अजीज पूरी तरह असफल व्यक्ति है और कार्यालय में हर कोई उसे एक बेकार व्यक्ति के रूप में जानता है। एक दिन अप्रत्याशित रूप से उसकी प्रेमिका टैज उसे डेट पर चलने के लिए कहती है। वो आश्चर्यचकित होता है, लेकिन तुरंत स्वीकार कर लेता है। इस कारण उसके सहकर्मी उसे काफी बचकानी चिढ़ाते हैं। दुर्भाग्यवश ये बात उसके बॉस का ध्यान भी आकर्षित करती है, जो ईर्ष्या और जलन से ग्रस्त हो जाता है। वह उसे नौकरी से निकाल देता है, क्योंकि उसका भाई हमेशा उसके काम में बाधा डालता है। अगले दृश्य में अजीज मोस पार्टी में है और काफी दुखी दिख रहा है, क्योंकि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। मो को इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि वे एक साथ अधिक समय बिता सकते हैं और एक कंपनी शुरू कर सकते हैं। इसके बाद मो घर के मालिक की प्रेमिका पर गेंद फेंकता है और दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता है। जब एक खूबसूरत पुलिस अधिकारी वहां आती है, तो सभी पुरुष अजीज को स्वीकार कर लेते हैं, उसके साथ छेड़खानी करते हैं और अंत में उन्हें भी टेजर से मारा जाता है। बाद में जैसे जैसे रात होने लगती है, ताज कार्यालय में अजीज का इंतजार करता है, लेकिन वह वापस नहीं आता है। मैनेजर को मौका दिखता है और वह टैस के पास जाता है, लेकिन वह मना कर देती है, जिससे मैनेजर निराश हो जाता है। तभी विशाल आग के गोले धरती की ओर टूट कर आ रहे थे, जिससे मैनेजर घबरा गया। कोठरी में मौजूद लड़के सारा शोर सुनकर सोचते हैं कि शायद भूकंप आ गया है। अगली सुबह जब अजीज उठता है तो पाता है कि जेल का दरवाजा खुला रह गया है। अजीज और जॉर्ज जांच करने जाते हैं और पाते हैं कि जेल पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और आसपास कोई नहीं है। अजीज को पता चलता है कि उसके पास ताज के 17 संदेश हैं, जो घबराया हुआ है। वह उसे बताती है कि वह कार्यालय में फंस गई है और बहुत सारे खून चूसने वाली लाशें इधर उधर दौड़ रही हैं। फोन पर बात करते हुए वह बाहर निकलता है और तभी उसे पता चलता है कि पूरा शहर उलट पुलट हो चुका है। तभी एक बूढ़ी ज़ोंबी महिला उन पर हमला करने ही वाली होती है कि अचानक किम आ जाती है और गोलीबारी शुरू कर देती है। वो जल्दी से सभी को पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाती है। इसके बाद किम ने टेलीविजन चालू किया और एक समाचार रिपोर्टर ने बताया कि एक रूसी उपग्रह अजीज कार्यालय की इमारत से टकराया, जिससे एक अत्यधिक संक्रामक वायरस लीक हो गया। हरा कीचड़ जीवित जीवों को पागल लाश में बदल देता है। सेना ने शहर के चारों ओर सुरक्षा चौकियां स्थापित कर दी हैं, ताकि जो लोग संक्रमित नहीं हैं, वे तुरंत बाहर निकल सकें। अजीज तेज को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। किम का सुझाव है कि उन्हें जहां है वहीं रहना चाहिए और मदद का इंतजार करना चाहिए। तभी कहीं से ज़ॉम्बी प्रकट होते हैं और उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। समूह को मजबूरन कीबोर्ड, स्टेपलर और यहाँ तक कि पंखे जैसी कार्यालय की अन्य चीजों से जवाबी कार्रवाई करनी पड़ती है। वे सभी भागने में सफल हो जाते हैं और पुलिस की गाड़ी में बैठ जाते हैं, जिसे किम चला रहा होता है। वे पूरे शहर में लाशों से टकराते रहते हैं और जल्द ही कार हरे रंग के कीचड़ से ढक जाती है। वे यह नहीं समझ पाते कि वे कहां जा रहे हैं और कार छोड़ने का निर्णय लेते हैं। अचानक उन पर ज़ॉम्बीज़ का हमला शुरू हो जाता है और उन्हें उनसे लड़ना पड़ता है। अजीज अपने कार्यालय की इमारत को देखता रहता है और तेज के बारे में सोचता रहता है। किम ने तुरंत उसे पकड़ लिया और वे सुरक्षित रूप से एक दुकान के शटर के नीचे जाने में सफल हो गए। इसके बाद अजीज को टैज का फोन आता है, जिसमें वह कहती है कि वह कार्यालय के वेंटिलेशन नलिकाओं में छिपी हुई है। वो उसे कहती है कि उसे मदद की जरूरत है और आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं। वह दूसरों से कहता है कि उसे उनकी मदद की जरूरत है, लेकिन वे सभी उसे पागल कहते हैं और कोई भी उसके साथ आत्मघाती मिशन पर नहीं जाना चाहता। किम ने उनसे कहा कि पहले सुरक्षित स्थान पर पहुंचना बेहतर है। वे जो भी चीज पा सकते हैं, उसे लेकर हथियार उठाने लगते हैं। मो कुछ पैसे चुराने के बारे में सोचता है, लेकिन जॉर्ज उन्हें बताता है कि वे बैंक में रुक सकते हैं। वह बड़े स्कोर के लिए काम करता है। बाद में वे सभी एक पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं, जहां वे कार की तलाश शुरू करते हैं। जब अजीज किम से कहता है कि वह अभी भी जाकर ताज को बचाना चाहता है, तो वो उसे थप्पड़ मारती है। उसमें कुछ समझ आ गई। जेफरी और मो दोनों एक लिमो में बैठते हैं, जहां उन्हें बेन सैंडर्स नामक एक प्रसिद्ध गायक मिलता है। दुर्भाग्यवश मो गलती से उसे मार देता है, क्योंकि बाहर लाशों का एक समूह प्रकट होता है और उसे डराता है। उनमें से किसी को भी कार स्टार्ट करना नहीं आता, इसलिए उन्हें पैदल ही निकलना पड़ता है। अचानक ज़ॉम्बी का एक झुंड आ जाता है और वे हार्डवेयर स्टोर से लाए गए सामानों से अपनी सुरक्षा करना शुरू कर देते हैं। शुक्र है कि जॉर्ज को पता चलता है कि वे रूबेन नामक एक आदमी के गैराज के पास हैं, जो उन्हें अंदर जाने देता है। किम ने इस अवसर का उपयोग अजीज को कई बार थप्पड़ मारने के लिए माफी मांगने के लिए किया। रूबेन और उसका दल अन्य लोगों को दिखाता है कि हरे रंग के कीचड़ का उपयोग
कारों को चलाने के लिए किया जा सकता है। चीजें तब बदल जाती हैं जब जेफरी को पता चलता है कि तीसरा मैकेनिक चला गया है। वे देखते हैं कि वह एक ज़ोंबी में बदल गया है और जंजीरों से बंधा हुआ है। रूबेन समूह और संक्रमित मैकेनिक के बीच खड़ा है। उसे अचानक ज़ोंबी ने पकड़ लिया और खत्म कर दिया। ज़ोंबी जंजीरों से मुक्त हो जाता है और उन पर हमला करता है। इस बीच अजीज को टैस का एक और फोन आता है जो कहता है कि वो ज़ोंबी से घिरी हुई है और उसे नहीं पता कि वो कितने समय तक जीवित रह पाएगी। इस बीच नोलन ज़ोंबी को मार देता है। गेंद के शोरगुल के कारण किम बेहोश हो जाती है और गिर जाती है। दुर्भाग्यवश बाकी लोग किम की परवाह नहीं करते और उन दोनों को पीछे छोड़ देते हैं। वे एक ट्रक में सवार होकर बैंक की ओर चल पड़ते हैं। जॉर्ज बैंक का दरवाजा खोलता है ताकि समूह तुरंत अपने बैग भरना शुरू कर सके। नोलन समूह से अलग हो जाता है और पाता है कि यह किसी का जन्मदिन था जिसका जश्न वे पूरा नहीं मना पाए थे। वह एक केक देखता है और खुद को रोक नहीं पाता। वह एक मृत व्यक्ति को मुंह के बल लेटा हुआ देखता है और उसे रास्ते से हटाने की कोशिश करता है। अचानक वो आदमी जाग जाता है और अपने हाथ को काट लेता है, लेकिन वो किसी को नहीं बताता। जब चालक दल के सदस्य सामान लेकर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो जॉर्ज अपना असली रूप दिखाता है और समूह को नकदी सौंपने के लिए मजबूर करता है तथा उन्हें बंदूक से धमकाता है। जैसे ही इमारत लाशों से घिर जाती है, जॉर्ज भाग निकलता है। जेफरी और मो दोनों देखते हैं कि नोलन को काट लिया गया है। मो उसे बताता है कि हाथ को हटाना होगा, जिस पर नोलन सहमत नहीं होता है। इस बीच अजीज को किम को गैराज से एक गाड़ी पर उठाकर कार्यालय भवन की ओर ले जाते हुए देखा गया। जब किम जागती है तो उसे हर जगह लाशें दिखाई देती हैं और वह एक बड़े लकड़ी के हथौड़े से उन्हें मारना शुरू कर देती है। इसके बाद वे गाड़ी छोड़कर पैदल चल पड़ते हैं। किम उसे समझाती है कि वह तास के लिए जो कुछ भी कर रहा है उससे वह बहुत प्रभावित है। इसके बाद एस को अपने भाई का फोन आता है जिसमें वह मदद मांगता है। उसे टैस का एक और फोन आता है जिसमें वह पूछता है कि वह वहां कब पहुंचेगा। इस बीच नोलन हरा कीचड़ उगलना शुरू कर देता है और मो और जेफरी जानते हैं कि उन्हें उसे खत्म करना होगा। उन्होंने कार्यालय में मौजूद हर चीज से उस पर प्रहार किया, जिसमें लैंप, बॉलिंग बॉल और यहाँ तक कि सिंक भी शामिल था। बाद में हमें पता चलता है कि आकाश से गिरा अंतरिक्ष यान किसी विशाल चुंबक की तरह ज़ॉम्बी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। रूसी सेना भी संदेश को ठीक करने के लिए एक विशेष कमांडो भेज रही है। अजीज और किम दोनों बैंक पहुंचते हैं और कार अलार्म से ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। इससे उन्हें बैंक में घुसने और मो को बचाने में मदद मिलती है। दुर्भाग्यवश वे खेल के मैदान में ज़ॉम्बी से घिर जाते हैं और उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। जब वे सोचते हैं कि अब उनका विनाश निश्चित है तो बाराची भाइयों द्वारा उन्हें बचा लिया जाता है। वे एक किबाची रेस्तरां के मालिक थे, लेकिन जब उनके ग्राहक खून के प्यासे लाश में बदल गए तो वे विशेषज्ञ राक्षस शिकारी बन गए। इसके बाद दृश्य एक आर्केड वीडियो गेम में परिवर्तित हो जाता है, जहां दोनों भाई ज़ॉम्बीज के समूह से लड़ते हैं। अंतिम हंसों को उनके अपने ही ज़ॉम्बी द्वारा खा लिया जाता है, जिसे उन्होंने छोड़ दिया है। बोराची भाइयों के जाने से पहले वे उन्हें बताते हैं कि उन्हें सबसे नजदीकी सुरक्षित क्षेत्र कहां मिल सकता है। कुछ ही क्षणों बाद वे वहां पहुंच जाते हैं। हालांकि अजीज जाने से इनकार कर देता है और सैनिकों से तास को बचाने में मदद करने का अनुरोध करता है। जब वे मना कर देते हैं तो अजीज एक सेना का ट्रक चुरा लेता है और जब वह आगे बढ़ता है तो हैरान रह जाता है। जेफरी और किम उसके मिशन में मदद करने के लिए आते हैं। वे अंततः कार्यालय भवन में पहुंचते हैं और अधिक से अधिक हथियार इकट्ठा कर लेते हैं। जेफरी बाहर रहने का निर्णय लेता है और ज़ॉम्बी के झुंड को दूर रखने के लिए रिवॉल्वर से उन पर नियंत्रण रखता है। मो और किम लिफ्ट लेकर कार्यालय भवन के अंदर जाते हैं। दुख की बात है कि लिफ्ट खराब हो जाती है। वे फंस गए, इसलिए उन्होंने दरवाजे खोल दिए और किसी भी लाश से बचते हुए टैस की तलाश की। इस बीच जेफरी का गोला बारूद खत्म हो जाता है और उसे अंदर जाकर दूसरों को खोजने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वो पाता है कि लिफ्ट काम नहीं कर रही है और उसे अपने साथ बड़ी रिवॉल्वर बंदूक लेकर पैदल ही ऊपर जाना पड़ता है। जब अजीज तास की तलाश कर रहा होता है तो उसकी मुलाकात एक अन्य सहकर्मी से होती है जो उसे बचाने के लिए वहां मौजूद होता है। पता चला कि वो अपने साथ आए हर व्यक्ति को बुला रही है कि वे आकर उसे बचा लें। इससे मो को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उन्होंने खुद को एक ऐसी महिला के लिए खतरे में डाल दिया है जो वास्तव में उसकी परवाह नहीं करती, जबकि किम और मो लाशों को भगाने के लिए अपने आग्नेयास्त्रों का उपयोग करते हैं। अजीज टैस को केवल ये कहने के लिए बुलाता है कि उसे अब उसकी मदद की आवश्यकता नहीं है, कोई और उसकी सहायता के लिए आया है। दोनों को पहले ही कार्यालय में डेस्क पर सेक्स करते हुए देखा जा चुका है। अचानक मैनेजर, जो कि एक ज़ॉम्बी में बदल गया है, आता है और उन पर हमला कर देता है। मो और अजीज दोनों छत पर पहुंच जाते हैं और बहस करने लगते हैं। वो उन्हें इस मुसीबत में डालने के लिए उसे दोषी ठहराता है और उसे बेकार कहता है। फिर वो अपने भाई को गले लगाता है और तुरंत माफी मांगता है। इसके बाद हम सार्जेंट आंद्रेज नामक एक रूसी कमांडो को आसमान से गिरते हुए देखते हैं, लेकिन जैसे ही वह छत पर उतरता है उसे तुरंत एक ज़ॉम्बी ने काट लिया।
इससे पहले कि संक्रमण उसके दिमाग पर हावी हो जाए, वो भाइयों से छत के चारों ओर विस्फोटक लगाने का आग्रह करता है ताकि वे इमारत को गिरा सकें। इस बीच वापस अंदर तासु एक ज़ोंबी में बदल जाता है, किम के साथ लड़ाई शुरू कर देता है। वह उसे खत्म करने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद सार्जेंट आंद्रेज एक ज़ोंबी बन जाता है और मो और अजीज की ओर बढ़ता है। मो अपने भाई को धक्का देकर दूर कर देता है और अंततः उसे काट लिया जाता है। अजीज एक ग्रेनेड ढूंढता है और उसे एक ऑफिस पेंसिल से आंद्रेज पर फेंक देता है, जिससे वह उड़ जाता है। मो के पास केवल थोड़ा समय है इससे पहले कि वह एक ज़ोंबी में बदल जाए और अपने भाई को वहां से चले जाने के लिए कहे। वह उसे किम के साथ रहने को कहता है और उसे बताता है कि वह 10 मिनट में इमारत को उड़ा देगा। अजीज वापस अंदर जाता है और मैनेजर को देखता है जो सीधे उसके सिर पर गोली मार देता है। वह किम और जेफरी को ढूंढता है और उन्हें नीचे जाने के लिए कहता है। ये सुनकर जेफरी, जिसने अभी अभी यह कहानी गढ़ी थी, लगभग रोने लगती है। छत पर वापस आते ही मो की गोलियां खत्म हो जाती हैं और लाशें उस पर टूट पड़ती हैं। वह जल्दी ही बम विस्फोट कर देता है और इमारत में विस्फोट हो जाता है। अजीज और बाकी लोग समय रहते बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं और अंदर मौजूद सभी ज़ॉम्बी बाहर ही मारे जाते हैं। बाराची भाई उन्हें बचाने के लिए आते हैं और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं और फिल्म वहीं समाप्त हो जाती है। यदि आप लोग वीडियो में इतनी दूर तक आ गए हैं तो आप लोग बहुत बढ़िया हैं। यदि आप ऐसी और अधिक मूवी रिकैप देखना चाहते हैं तो हमारे मूवी परिवार का हिस्सा बनने के लिए सदस्यता बटन दबाएं।